नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली धमाके में मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जहां मृतकों के सिर में चोट, हड्डियां टूटी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ है धमाके की वजह से लोग दीवार से टकरा गए और ब्लास्ट वेब से लोगों के फेफड़े फट गए। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है कि पोस्टमार्टम में क्रॉस इंजरी पैटर्न भी देखा गया है। तो जबरदस्त ये धमाका जिसमें लोग शत विशत हालत में हो गए, उनके शव जो है शत विशत हालत में पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि लोगों के सिर में बुरी तरह से चोट लगी, यहां तक कि उनके फेफड़े, दिल भी बाहर आ गए और सड़कों पर अलग अलग जगहों पर ये पड़े मिले। पोस्टमार्टम में क्रॉस इंजरी पैटर्न देखा गया। तो जो ये ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद वहां पर जो लोग थे जिनकी जान चली गई, बताया जा रहा है कि इतना तेज ये धमाका हुआ जिसकी वजह से कई ऐसे लोग दीवार से टकरा गए। उसके बाद न सिर्फ लहूलुहान हुए बल्कि उनका पूरा शरीर जो है तितर बितर हो गया। शव बहुत बुरी हालत में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लोगों का पोस्टमार्टम में क्रॉस इंजरी पैटर्न भी देखा गया है और ऐसे में कईयों की इस वक्त पहचान भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि फेफड़े बाहर आ गए, दिल बाहर आ गया, लोगों का सिर, पूरा शरीर जो है वो शत विशत हालत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया। अभिषेक आनंद इस वक्त संवाददाता हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अभिषेक, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरी जो जानकारी आई है, जरा बताइए क्या जानकारी है। बिल्कुल नीतू, जिस तरीके से जो बीते समय में आपने देखा कि लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद 12 लोगों की मौत हुई थी, पुष्टि होने के बाद अभी तक हालात जो बने हुए हैं वो सूत्रों के हवाले से यही पता चल रहा है कि 12 लोगों की मौत हुई है, कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। जो मैं जब वहां पर जब ब्लास्ट हुआ था, जब मैं वहां पर गया था, तो मैंने भी वहां पर जब जिस तरीके से देखा तो जो बॉडीज जो थी वो अलग अलग टुकड़ों में बट गई थी और वो टुकड़े जो है वो कई जगहों पर चली गई थी, जैसे मंदिरों में भी गई थी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है तो उसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि उनके बॉडी को इकट्ठा करने में काफी समय लगा और जो डीएनए टेस्ट जो हुए हैं उसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि अलग अलग बॉडीज हैं, अलग अलग इंसानों के बॉडीज हैं। हालांकि जो परिजन जो हैं उसके बॉडीज को उनको सौंप दिया गया है और 12 लोगों की जो पुष्टि जो हुई है, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो लोग जो हैं कुछ ज्यादा उम्र के भी हैं, जो कम उम्र के भी हैं। हालांकि जो अपडेट जो है वो आपको मैं बता दूं किस तरीके से 12 लोगों की जो मौत हुई है, इसमें 8 शवों की जो है वो पहचान हो गई है, जिसमें जो ब्लास्ट के बाद 35 वर्षीय अमर कटारिया है, 34 वर्षीय अशोक कुमार है, 35 वर्षीय मोहसिन मलिक है, 35 वर्षीय दिनेश कुमार मिश्रा है और 52 वर्षीय लोकेश कुमार है और 23 वर्षीय पंकज सैनी है, 19 वर्षीय मोहम्मद नौमान है, 35 वर्षीय मोहम्मद जुमान है। तो ऐसे तमाम जो शव जो है उनको अभी सौंप दिया गया है। अब आने वाले वक्त में और भी पुष्टि की जाएगी कि किस तरीके से, क्योंकि 12 लोगों की मौत बताई जा रही है, हालांकि 8 शवों को जो है उनके परिजन को सौंप दिया गया है और भी जो है पुष्टि अभी आनी बाकी है। और ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट ये भी अभिषेक बता रही है कि ये मंजर इतना भयानक था, इतना बड़ा ये हादसा हो गया कि लोग जैसे ही ब्लास्ट में दीवार से टकराए शत विशत हालत में उनके शव बरामद किए गए। बहुत मुश्किल से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लोगों की हो पाई है और कई लोगों की शिनाख्त भी शायद सही से अभी तक नहीं हो पाई। बिल्कुल नीतू, देखिए जो मंजर जो वहां पर था, जब मैं वहां पर गया था तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था, क्योंकि ये ब्लास्ट जो था वो काफी भयावह था। जो रेड लाइट पे जिस तरीके से गाड़ी में जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद जो लोग जो वहां पे पास में ही जो गाड़ियां जो थी और उसमें जो लोग जो वहां से जो क्रॉस कर रहे थे, जो पैदल यात्री जो क्रॉस कर रहे थे, वो जब ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद उनकी जो शरीर के जो खच्चे जो उड़ गए। ऐसे में आप बराबर आप देखते होंगे जिस तरीके से गाड़ियां जो एक दूसरे में टकराती है तो काफी ज्यादा क्षति पहुंचती है। लेकिन इस बार जिस तरीके से हुआ है तो लोगों के अवशेष जो है वो मंदिरों तक चले गए और लोगों का जो वहां पे जो माहौल जो बना हुआ था, काफी भयावह माहौल था। डर के माहौल में लोग जी रहे थे वहां पर और लोगों के चेहरे पे काफी सारा नमी भी दिखाई दी। तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये ब्लास्ट जो था वो किस तरीके का होने वाला। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जानकारी मिल पा रही है कि क्रॉस पैटर्न इंजरी जो है वो हुई है। जरा ये बताइए कि ये किस तरह का पैटर्न है, कैसे समझे इसको।
देखिए, क्रॉस पैटर्न इंजरीज जो होते हैं, जिस तरीके से जो ब्लास्ट जब हुआ तो उसमें जो आसपास के जो लोग जो होते हैं, जिनको जो कांच जो लगी है उसमें भी उनको चोटें जो आई हैं, कई लोगों के सिर फटे हैं उसमें, और लोगों की अभी हालांकि ट्रीटमेंट अभी चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो उसमें जो ब्लास्ट जो हुआ, जो लोग जो फट गए, जो वहाँ पे उनके जो अलग अलग अवशेषें जो मिली हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स में अभी साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि अभी रिपोर्ट जो है वो सही तरीके से हो नहीं पा रहा, क्योंकि बॉडीज जो है वो अलग अलग है, अलग अलग इंसानों की बॉडीज हैं, तो उसको मैच करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में अब धीरे धीरे करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए ये बताया जाएगा कि ये किनके अवशेष हैं और आने वाले वक्त में किस तरीके से परिजन को इसको दिया जाएगा, क्योंकि उसका कुछ भी करना काफी मुश्किल है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां भी हो रही है इसको लेकर के। जो परिजन हैं वो काफी ज्यादा हताश भी हैं, क्योंकि परिवार का कोई भी एक जन अगर जाता है तो पूरा घर जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो ऐसे में इस वक्त में जो सरकार जिस तरीके से उनके साथ खड़ी है, उनको मुआवजा देने के लिए भी कह रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएशन भी है। नीतू, ठीक है, अभिषेक आप बने रहिएगा, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, आगे की खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो क्रॉस इंजरी पैटर्न इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए निकलकर सामने आया है। इसका मतलब ये कि जब ब्लास्ट होता है तो इंसान जमीन या दीवार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां भी टूट चुकी हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल है लोगों की शिनाख्त करना। इस बीच ये बड़ी खबर, गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक चल रही है। सीसीएस की बैठक से पहले अमित शाह की अहम बैठक, गृह सचिव समेत कई बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं और कई एजेंसियों के प्रमुखों के साथ ये बैठक चल रही है अमित शाह की। तो आज एक बार फिर से गृह सचिव की ये बैठक बुलाई गई है, कई एजेंसियों के प्रमुखों के साथ अमित शाह ये बैठक कर रहे। कल भी दिन भर गृह मंत्रालय में बैठक चली है, आज भी गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हो रही है। सीसीएस की बैठक से पहले अमित शाह की ये अहम बैठक इस वक्त चल रही है और सीसीएस की बैठक से पहले ये जो गृह सचिव की बैठक है, आपको बता दें कि ये बैठक इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि तमाम स्टेट्स जो है जहां पर सचिवों की जिम्मेदारी होती है, अब इन स्टेट्स को सिक्योरिटी के लिहाज से और ज्यादा कड़े बंदोबस्त किए जाएं। और दूसरी तरफ जब सीसीएस की बैठक होगी तो इस बैठक में निर्देश अमित शाह की तरफ से मिलेगा कि अब आगे क्या सीमा पर किस तरह से सिक्योरिटी बढ़ानी हो, जांच का दायरा कैसे आगे बढ़ाना है, इस मसले पर अमित शाह बैठक करेंगे। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जिस तरह से ये गृह मंत्री अमित शाह की बैठक चल रही है, एक और बैठक सीसीएस की होगी, लेकिन पहले गृह सचिव की बैठक है। अभिषेक लगातार हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, इस बैठक के बारे में बताइए, कितनी देर से ये बैठक चल रही है और दूसरा कि इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? नीतू, देखिए, ये बैठक जो है करीबन 1 घंटे से चल रही है। हालांकि सुबह से ही ये इस चीज़ को लेकर के जो पहले जिस तरीके जब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद आपने देखा कि दो समय में बैठक हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे। उसके बाद वो जो ब्लास्ट के बाद जो निर्णय जो भी जांच किए गए थे उसको लेकर के कहीं ना कहीं बताया गया था कि किस तरीके से जाँच आगे बढ़ रही है। हालांकि आज 5:30 बजे करीब में शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होगी। बैठक में तमाम चीज़ों को लेकर के जो शुरुआत से लेकर के अभी तक में जो जांचें हुई हैं, जो रिपोर्ट सामने निकल करके आ रही है, उसको लेकर के ब्यौरा देंगे और आने वाले वक्त में दिल्ली में और भी सुरक्षा बढ़ाने को लेकर के दिशा निर्देश भी दिया जाएगा। हालांकि अमित शाह जिस तरीके से आज बैठक कर रहे हैं, इसको लेकर के भी बड़ा एक मुद्दा सामने निकल करके आ रहा है कि जो एनआईए की जो टीम जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है और उनकी जांच में क्या कुछ रिपोर्ट सामने निकल करके आ रहा है, क्योंकि लगातार इस एंगल में हर एक मोड़ पे अलग अलग एंगल्स निकल करके आ रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली से लेकर यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर, गुजरात, तमाम जगहों पे जो अलर्ट जारी किया गया है, इसको भी लेकर के जो एटीएस जो है वहां पे लगातार छानबीन कर रही है। जो आतंकी इस पे जो डॉक्टर्स इस पे पकड़ाए हैं, उनके परिजन को भी अरेस्ट किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं उसको भी कहीं ना कहीं जानकारी दिया जाएगा और आने वाले वक्त में और भी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, क्योंकि दिल्ली जो है वो लगातार इस चीज को लेकर के संवेदनशील रहा है। हमेशा से आप देखे होंगे बीते समय में भी किस तरीके से दिल्ली में लगातार ब्लास्ट हुए हैं, कई सालों पहले भी ब्लास्ट हुए हैं, तो दिल्ली ऐसे संवेदनशील रहा है। तो इसको लेकर के भी सुरक्षा दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फेल्यूर तो है, लेकिन अब जो है वो इसको लेकर के भी और भी कड़ी सुरक्षा बनाई जाएगी। दिल्ली में अब कहीं पे भी बाहर निकलना का आसान नहीं रहेगा, क्योंकि ये ब्लास्ट जो है पूरे दिल्ली को हिला करके रख दिया है और ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां भी हो रही हैं। नीतू, अब एक ये भी जानकारी मिल रही थी कि इस पूरे मामले में जब जांच की गई तो इन आतंकियों की प्लानिंग थी कि लाल किले पर जब 26 जनवरी को जो समारोह है
उस समारोह में खलल डालने की तैयारी की जा रही थी। फिलहाल हम इसको लेकर यही कहेंगे कि अभी सिर्फ इस पूरे मामले में तमाम जो आतंकी गिरफ्त में आए हैं उनसे पूछताछ हो रही है और एक ठोस नतीजा निकलकर सामने आएगा कि किस तरह की प्लानिंग की जा रही थी। बहरहाल कल भी केंद्रीय गृह सचिव के साथ अमित शाह की बैठक हुई थी और एक जांच रिपोर्ट भी गृह मंत्री को सौंपी गई। उसके आधार पर आज की ये बैठक जो अभी गृह सचिव के साथ चल रही है, इस बैठक के बाद आगे किस तरह के निर्देश दिए जा सकते हैं। सवाल नंबर दूसरा, सीसीएस की बैठक क्या बता रही है कि अब मामला कहां तक पहुंच गया है कि सीसीएस की बैठक होनी चाहिए। देखिए, जो मीटिंग जो अभी चल रही है गृह मंत्री अमित शाह के साथ में, जो सचिवालय में जो उनके दफ्तर पे जो मीटिंग चल रही है, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जो सचिव सारे लोग जो हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं और इसकी जो निर्देश जो है वो, क्योंकि इसमें डीजीपी भी शामिल हो गए हैं, डीएसपी लेवल के शामिल है, एसएसपी लेवल के शामिल है, सभी लोगों को इसको जो ये कार्य जो है वो और आगे बढ़ाने, गतिशील करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि इसमें कोई भी ऐसी चूक ना हो जिसके वजह से लोगों को कुछ और भी परेशानियां हो सके। ऐसे में आप बता दूं कि जो आज 5 बजे की जो बैठक होगी, इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लगातार ये दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक होगी, तो इसमें जो रिपोर्ट जो सामने रखा जाएगा तो उसमें कोई भी ऐसी चूक ना हो। तो ऐसे में बहुत बड़ा एक बैठक है और आने वाले वक्त में दिल्ली में सुरक्षा दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, दिल्ली जो है वो काफी ज्यादा सुरक्षा के घेरे में आ जाएगा और लोगों को कहीं ना कहीं, क्योंकि 26 जनवरी को ये जो अटैक जो हुआ, जो बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ, ये 2 साल पहले से ही इसके जो जितने भी इक्विपमेंट, जो केमिकल जो तैयार किए जा रहे थे, 2 साल पहले से ही इकट्ठे किए जा रहे थे। तो एक बृहद पैमाने में दिल्ली को नेस्तो नाबूद करने का कहीं ना कहीं आतंकी संगठन जो है वो तैयार हो रही थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो ये लगातार बैठकों का दौर कल से ही चला आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने बड़ा सच कबूला है। पूछताछ में शाहीन ने बताया कि 2 साल से विस्फोटक इकट्ठा कर रही थी और बड़े धमाके की प्लानिंग में थी। शाहीन को लेकर उसके बड़े भाई ने भी खुलासा किया है और अब परिवार की तरफ से संबंध तोड़ने की बात भी सामने आ रही है। तो दिल्ली में कार ब्लास्ट की जांच अब तेज हो गई है। उधर लखनऊ में परवेज अंसारी के घर पर छापा पड़ा है। परवेज अंसारी के घर से 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मोबाइल से देश के बाहर संपर्क करता था परवेज से इंटरनेशनल कार्ड भी मिला है। सिग्नल ट्रेसिंग से बचने के लिए सिस्टम भी बना था। कंप्यूटर और सीक्रेट डिस्क भी उसके पास से बरामद किया गया। डिस्क में कई अहम सबूत होने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो एक और गिरफ्तारी हुई है। परवेज नाम बताया जा रहा है। लखनऊ में परवेज अंसारी के घर पर छापा पड़ा। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश पुलिस अभी हाल फिलहाल में ही परवेज अंसारी के घर पहुंची थी। उसके पास से 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इंटरनेशनल सिम भी उसके पास से बरामद हुआ है। मोबाइल से देश के बाहर वो संपर्क करता था। इंटरनेशनल सिम कार्ड उसके पास से बरामद की गई। मोबाइल फोन बरामद हुई है उसके पास से और इसके साथ ही साथ पता चला है कि सिग्नल ट्रेसिंग से बचने के लिए उसके पास सिस्टम भी था। कंप्यूटर और कई तरह के सीक्रेट डिस्क भी बरामद किए गए और अब डिस्क की जांच होगी कि आखिर कंप्यूटर में क्या चीजें परवेज की थी और किस तरह से कांटेक्ट इंटरनेशनल उसका रहा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि असली प्लान उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में धमाके करने का था। लखनऊ समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर थे। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर परवेज अंसारी जैसे व्हाइट कॉलर टेररिस्ट अपने पेशे की आड़ में पढ़े लिखे युवाओं को ब्रेन वॉश कर उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनाने की साजिश रच रहे थे। गुजरात एटीएस ने लखीमपुर और शामली के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। एजेंसियों की तत्परता से बड़ा आतंकी हमला टल गया, लेकिन जांच अभी जारी है। फिलहाल विशेष संवाददाता पुनीत मोहन, जिन्होंने स्थिति का जायजा लिया। देश की राजधानी में सोमवार को हुए बम ब्लास्ट के बाद में यूपी में हाई अलर्ट जारी है। यूपी के सभी शहरों में प्रमुख धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बाजारों और मॉल्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल इन व्हाइट कॉलर आतंकियों से जो जानकारी सामने आई है वो काफ़ी हैरान कर देने वाली है। डॉक्टर शाहीन, जो लखनऊ की रहने वाली है, जिसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई और जिसके पास में AK-47 बरामद हुई, उसने पूछताछ में बताया कि पिछले 2 साल से वो विस्फोटक पदार्थ एकत्र कर रही थी और इन लोगों की साजिश यूपी की राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की थी। यानी कि जल्दबाजी में दिल्ली में ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरे नेटवर्क को अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत से इनका कनेक्शन ज़्यादा निकलता है और उत्तर भारत से ही सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। दरअसल ये लोग ऐसे लोगों की तलाश में थे जो 16 से 25 साल के हों, पढ़े लिखे हों, जिनको यूपी की पूरी जानकारी हो और जो बिना मोबाइल के यूपी के किसी भी शहर की लोकेशन पर जा सके। सुसाइड बमर के रूप में उनका उपयोग करना था। गुजरात एटीएस ने पिछले दिनों छापेमारी में लखीमपुर से और शामली से जिन युवकों को गिरफ्तार किया, पूछताछ में ये निकल करके सामने आया कि ये लोग ऐसे आतंकवादी संगठनों के कांटेक्ट में थे और लगातार सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से इस बात की ट्रेनिंग भी ले रहे थे। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, गुजरात एटीएस ने इन्हें धर दबोचा। यूपी पुलिस को भी पिछले कुछ दिनों से ये इनपुट मिल रहा था कि आतंकवादी संगठनों ने अपने कार्य करने का तरीका बदला है और यूपी में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन यूपी पुलिस की सक्रियता और यूपी एटीएस की सक्रियता के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया है। अब इन लोगों से पूछताछ में काफ़ी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। व्हाइट कॉलर टेरर ने जिस तरीके से पूरे देश को हिला करके रख दिया है, अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो सोचिए स्थिति कितनी भयावह होती। सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता के चलते ये लोग अपने प्लान में सफल नहीं हो पाए और अब इनसे ज़्यादा पूछताछ करके ज़्यादा इनपुट निकाले जा रहे हैं कि आखिर इनकी प्लानिंग क्या थी और ये क्या करना चाहते थे, ताकि इनके कांटेक्ट में जो लोग भी रहे हैं वो बचने ना पाए। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN। आगे बढ़ेंगे लखनऊ से खबर, जहां सीएम के निर्देश पर LDA बनाएगा 5000 सस्ते आवास। प्रत्येक फ्लैट की कीमत होगी 10 लाख रुपए। नई योजना के तहत जमीन तलाशने में जुटा है LDA प्रशासन। अर्जन विभाग को जमीन चिन्हित करने के आदेश दिए गए। अनंत नगर, नैमिष नगर और वरुण विहार में बनेंगे EWS आवास। तो नई योजना के तहत LDA प्रशासन अब जमीन तलाशने में लगा हुआ है, जहां पर लोगों को घर मुहैया कराया जाएगा। अर्जन विभाग ने जगह भी चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया। ये अनंत नगर में होगा, नैमिष नगर और वरुण विहार में ये EWS आवास बनेंगे और लगभग सस्ते आवास जो है वो बनाया जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया है। हर एक फ्लैट की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए के आसपास होगी। इटावा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। महासिंहपुर नगर पुलिस पर चेकिंग के दौरान पुल के पास पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस, सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। थाना बगैर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक दुर्दांत अपराधी जो कि थाने से 4 अभियोगों में वांछित है, जिसका नाम धीरू पुत्र नन्हे निवासी दिव्यापुर औरैया है। यह एक बड़ी घटना कारित करने के उद्देश्य से थाना क्षेत्र में आ रहा है। इस सूचना पर लखना नहर के पास गाड़ेबंदी की गई तो यह बाइक से आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोकने की कोशिश की गई तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। प्रत्युत्तर में पुलिस इंगेजमेंट में इसके पैर में गोली लगी, जिसे कि चिकित्सा के लिए
हॉस्टल भेज दिया गया है, जहां उपचाराधीन है। इस प्रकरण में अन्य साक्ष्य संग्रहण करते हुए अग्रिम विधि। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कानपुर रेल मार्ग पर खुदागंज स्टेशन और गुमटी नंबर 128C के बीच पटरी चटक गई। इसमें अलग अलग स्टेशनों पर 3 ट्रेनें रोक दी गई। पटरी मरम्मत कार्य चलता रहा, घंटों यात्री परेशान रहे। खुदागंज रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर पटरी चटके होने की जानकारी मिली है। बरेली के प्रेम नगर से दबंगों की दबंगई का वीडियो सामने आया, जहां थाना क्षेत्र में भूड़ मोहल्ले में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की और तोड़फोड़ भी की है। मारपीट, तोड़फोड़ और गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। पीड़ित ने स्थानीय थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। एटा के गांव कलवरिया में संदिग्ध परिस्थितियों में 50 साल के शख्स की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई ने गांव के ही लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा कि मारपीट के कारण उसकी मौत हुई है। मृतक के बेटे की सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटना की बारीकी से जांच की है। फिलहाल मामले की छानबीन चल रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।